सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वुकला कन्वेंशन में शिरकत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वुकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के खराजात अदा किए गए। मज़ीद तफसीलात अमानत कशकोरी से जान लेते हैं। जी अमानत, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, एक दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब के अदालत में पेश ना होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से नोटिस दिया गया, जिसके बाद कन्वेंशन सेंटर में एडवोकेट जनरल पंजाब की शिरकत और वज़ीर आज़म की शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये मामला नया बेंच तश्कील देने के लिए भी भिजवा दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की, ताहम वज़ीर आज़म जो है वो किसी खास ग्रुप के साथ अपनी जो लाइन है वो नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म जो है उन्होंने पूरे मुल्क से वोट लिया है और वो पूरी कौम के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की है। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद ये भी कहा कि जो कन्वेंशन सेंटर है वो सरकारी इमारत है, तो क्या सरकारी इमारत में एक प्राइवेट जो है वो फंक्शन हो सकता है और क्या उसकी जो अदायगी थी, जो अखराजात थे वो भी अदा किए गए या नहीं। जिसे एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान अदालत में पेश हुए, जिनसे जैसे काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कि वज़ीर आज़म ने और एडवोकेट जनरल पंजाब ने किस हैसियत में कन्वेंशन सेंटर में शिरकत की, जिस पर कासिम चौहान ने बताया कि वो पंजाब हुकूमत के वकील हैं, ताहम वो कन्वेंशन सेंटर में शरीक नहीं हुए, ना ही वो वज़ीर आज़म के बारे में राय दे सकते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कुरान पाक में भी है कि गवाही देनी चाहिए, चाहे वो अपने वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, और मुझे पता है कि आप अगर कोई बयान देंगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। जिस पर कासिम चौहान ने कहा कि मेरी तकरीर जो है वो सियासी नहीं है और मैं सिर्फ पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत जो है उसका इस्तेमाल कैसे हुआ और कानून इस बारे में क्या कहता है। क्या वज़ीर आज़म का मयार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात के साथ वाबस्ता करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानूनी तौर पर हमें ये बताया जाए कि क्या कोई जज भी इस तरह की सियासी जो तकरीबात होती हैं उनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरह शिरकत कर सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बताएं कि वज़ीर आज़म और एडवोकेट जनरल पंजाब क्या ऐसा करने के मजाज भी थे। कि उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे काजी फाइज ईसा ने जो है ये इस मामले पर नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है और ये मामला जो है आप चीफ जस्टिस को भिजवाया गया है कि वो आइन की तशरीह के लिए नया जो बेंच है वो तश्कील दें। बहुत शुक्रिया अमानत कशकोरी अपडेट करने के लिए। और कराची में मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर मकसूद की शहादत के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुक्काम ने दारुल उलूम कराची का दौरा भी किया और CCTV फुटेज हासिल की। जाए वकुआ से मिलने वाले खौल की रिपोर्ट सामने आ गई। वारदात में नया हथियार इस्तेमाल किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान वारदात के बाद कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में फरार हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मौलाना आदिल खान के साथियों की ख्वाहिश है कि कराची में मौलाना आदिल खान और उनके साथी मकसूद की शहादत के वाक़े का मुकदमा CTD में दर्ज किया जाए। SOPs के तहत सिर्फ पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का मुकदमा CTD में दर्ज किया जाता है। कभी इम्कान है कि मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में ही दर्ज किया जाएगा और केस की तफ्तीश CTD के हवाले की जाएगी। मौलाना आदिल पर हमले से चंद लम्हे कबल की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि मौलाना आदिल खान की गाड़ी 7:36 पर शाह फैसल कॉलोनी पहुंचकर शम्मा शॉपिंग सेंटर के करीब मिठाई की दुकान के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर चंद लम्हे बाद गाड़ी से उतरकर गाड़ी साफ करने लगा। फ्रंट विंड स्क्रीन साफ करने के बाद ड्राइवर 7:39 पर दोबारा गाड़ी में जा बैठता है। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि गाड़ी के पीछे ही 2 मशकूक हमला आवर भी नजर आ रहे हैं। ड्राइवर के दोबारा बैठने के चंद लम्हों बाद मुसल्लह शख्स गाड़ी के
करीब आता है। मुलजिम ने फायरिंग की, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और ट्रैफिक भी रुक जाती है। मुलजिम फायरिंग के बाद तकरीबन 7:40 पर कार्रवाई करके भागता हुआ सड़क की दूसरी जानिब मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। मुलजिमान पहले मोटरसाइकिल पर फरार होते हैं, फिर कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुकाम ने दारुल उलूम कराची का दौरा किया। दारुल उलूम कराची में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी तफ्तीशी हुकाम ने हासिल की। मौलाना आदिल के दारुल उलूम से रवाना होने और शाह फैसल पहुंचने तक के इलाके की जियो फेंसिंग भी की गई है। जाए वक़्वा से मिलने वाले कौल की रिपोर्ट भी आ गई। वारदात में नया हथियार इस्तेमाल किया गया। मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग में हमला आवरों के 5 9mm की गोलियों के खोल मिले थे। पुलिस ने यानी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत कराची में हुई। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। रात के 2:30 बजे पर्चे दर्ज कराए जाते हैं। वजीर आजम कहते फिर रहे हैं, मैं जमहूरियत हूँ। जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो कभी ऐसी बातें नहीं करता। रात के 2:30 बजे पाकिस्तान के आधे जो सियासतदान हैं उन पर रंगदारी के मुकदमे दर्ज करते हैं। तो ये आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हद तक करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आज हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं जी मैं जमहूरियत हूँ, उसको कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो हमेशा दावे करता है कि मैं जमहूरी अमल से आया हूँ। आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, आपको उनकी हकीकत आपके सामने आ गई होगी कि उस आदमी की हकीकत क्या है। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेगी। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में खुर्शीद शाह समेत दीगर मुलजिमों पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत सखर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह का कहना था, मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं, मसाइल का हल पार्लिमान में मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझ पर आयद किए गए इल्जामात झूठे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी महंगाई सोचने से कासिर है। 2040 की और 2035 की महंगाई 2018 में और 2019 और 20 में। मैंने सिराजुल हक साहब को सुना था, काबिल एहतराम है मेरे लिए। उसने कहा था कि 2018 का जो रेट था वो ले आओ तो हम इसमें भी आपसे खुश होंगे। अब बिल 150 आता था, आज उस 150 वाले का 500 आ रहा है। दवाई की कीमत तब जो थी वो अगर 50 रुपए का थी, आज 650 800 है। ये PTM का बहुत बड़ा जलसा भी हो रहा है। तो 2 दिन कबल कराची में बहुत बड़े आलम दीन मौलाना आदिल खान को शहीद किया गया है और उससे कुछ घंटे पहले शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा था कि फिर दहशतगर्दी फैलने का खतरा है। मैं इन चार्जशीट्स में नहीं जाता कि ये इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तान का मसला है, हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए। जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अदालतें हैं, सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करो। बैठो, सोचो क्या करना चाहिए, लायामल क्या होना चाहिए, सबको मिल के इसको बचाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा हुआ है, वो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो सुख का सांस ले। मरियम नवाज की नए पेशी के मौके पर हंगामा आराई केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हुई। राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि 16 अक्टूबर का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत 16 अक्टूबर के जलसे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने कराए के तर्जुमानों की ड्यूटी लगाई है कि ऑपोजिशन को बुरा भला कहें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत जो है वो 2 से 3-4 गुना तक जो है वो नहीं बढ़ गई। अद्वियात की कीमत जो है वो 6-6 गुना बढ़ गई है। हर आदमी जो है उसकी इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, तो हर आदमी जो है उसके लिए अपने घर का बजट बनाना जो है वो मुश्किल है। ये हुक्मरान जो हैं ये रोज़ाना इन्होंने 3-4 जो है वो अपने जो है वो किराए के तर्जमानों की जिम्मेदारी लगाई हुई है। एक 10 बजे जो है वो
लोगों को और अपोजिशन को गालियां देता है, दूसरा 1 बजे देता है, तीसरा जो है वो 4 बजे देता है, बीच में कहीं कहीं जो पिंडी का शैतान है वो आ जाता है, और इसके अलावा इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 16 अक्टूबर का जो जलसा है वो इसके ऊपर इतना भारी है, हालांकि उस दिन जलसा है, अवाम वहाँ पे जो है वो इकट्ठे होंगे, और पीडीएम की जो क़यादत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो खिताब करेंगे। ये सिंपल एक पुरअमन इज्तिमा है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस हद तक उसके हाथ पांव जो है वो फूले हुए हैं कि वो हर कीमत पे चाहती है। कभी वो कोरोना की बात कर रहे हैं, कभी को और बात कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से, बल्कि एक वजीर साहब ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जी आप इस तहरीक को जो है वो 3 माह के लिए जो है वो कर दें। और अब आपको बताएं, कराची के शहरियों के लिए आटा भी नायाब हो गया। शहर में आटा 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी और दुकानदार सब परेशान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से, जो इस वक्त सदर रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी के हमरा हैं। जी बताइएगा हबीब। बिल्कुल, शहर कायद में एक बार फिर जो है वो महंगाई आवाम को अपने जकड़ में ले रही है। और अगर बात करें बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतों के हवाले से, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। आटा, दाल, चीनी, इसके अलावा अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो हर चीज़ की कीमत इस वक्त जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। बिलखुसूस अगर आटे की बात करें तो आटा एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, और जिसकी कीमत इस वक्त शहर कायद में 80 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुँच चुकी है। 10 किलो आटे का थैला 800 रुपये में जो है वो फ़रोख्त होने लगा है। इसी हवाले से बात करने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। 2019 के बाद कमिश्नर कराची और प्राइस ऑफ कंट्रोल हैं, उन्होंने कोई मीटिंग और कोई रेट नहीं फिक्स किए। जैसे आटा उस वक्त 40 रुपये किलो था, ये लिस्ट मौजूद है। जब आटा 2019 में 40 रुपये किलो था, आज वही आटा 80 रुपये किलो बिक रहा है। फाइन आटा 75 रुपये बिक रहा है, जब उस वक्त 45 रुपये था। चक्की का आटा 80 रुपये बिक रहा है। ये महंगाई है। उस वक्त 55 रुपये चीनी के रेट थे, आज 100 रुपये किलो चीनी है। तो जब तक टास्क फोर्स कीमत मुकर्रर ना करे, तो आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि दुकानों पे छापे ना मारे जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि जो रिटेलर एसोसिएशन के सदर हैं फरीद कुरैशी, उनका कहना ये है कि हुकूमत जो अपने पास आटे और गंदम का जो स्टॉक उनके पास मौजूद होता है बुरे हालात के लिए, उस स्टॉक को अगर बाहर निकालती है तो इस वक्त जो आटे की कीमत शहर कायद में 80 रुपये। तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लाहौर में अंडे फी दर्जन 161 रुपये तक जा पहुंचे हैं। मुर्गी का गोश्त 5 रुपये इजाफे के बाद 257 रुपये फी किलो हो गया है। सब्जियों और दालों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। सब्जियां हों, फल हों, मुर्गी का गोश्त हो या अंडे हों, हर चीज़ की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। और हुकूमत की जानिब से महज कीमतों को कंट्रोल करने के दावे नज़र आते हैं, जबकि अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात शहर में नज़र नहीं आते। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। महंगाई आपो अपने रेट ने, सब्जी का भी रेट बहुत ज़्यादा है, आटे का रेट भी, आटा मिल ही नहीं रहा, चीनी का भी रेट बहुत ज़्यादा है, मुर्गी का गोश्त है वो भी बहुत महंगा हो गया है। गरीब आम की करे, भुखी मार रही है आवाम। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ है। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई से, कोई कंट्रोल नहीं। आपो अपनी मर्जी का रेट है, हर कोई अपनी मर्जी का रेट ला रहा है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि तमाम अशिया ज़रूरिया जो हैं वो मनमानी कीमतों पे फ़रोख्त की जाती हैं और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नज़र नहीं आते। अगर आज कीमतों की बात की जाए तो फार्मी अंडे जो हैं वो मज़ीद 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे कर दिए गए, जिसके बाद शहर में फार्मी अंडे 161 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 257 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह से अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रोटी 10 रुपए की हो गई। जंग के नान बायों ने भी रोटी की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हमें हमारे नुमाइंदे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर रोजीना मौजूद हैं। रोजीना, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अंडों और चिकन की कीमतों को भी पड़ लग चुके हैं। आज यहाँ पर शिवर मुर्गी 185 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मुर्गी का गोश्त 300 रुपये, देसी मुर्गी 750 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अंडों की बात करें तो आज यहाँ पर शिवर अंडे 180 रुपये दर्जन, जबकि देसी अंडे 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मुर्गी की शॉप पर मौजूद हूँ। मुर्गी का गोश्त बनाया जा रहा है, वजह क्या है? मुर्गी इतनी ज़्यादा महंगी, मुर्गी का गोश्त महंगा, आवाम की पहुँच से दूर, क्यों कीमतें बढ़ा दी आपने? जी ये जो है मुर्गी इतनी बढ़ गई है कि हम खुद नहीं समझ चलती कि मुर्गी क्या, कस्टमर जो भी आता है पूछता है रेट, भाग जाता है, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, कोई समझ नहीं क्या। कीमतें कहाँ से बढ़ी हैं मुर्गी की? पीछे फार्म से बढ़ी हैं, ज़ाहिर है मुर्गी के रेट आगे खुल गए हैं, होटल वगैरह भी, इसलिए मुर्गी शॉर्ट हो गई है, इस वजह से बढ़ी है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, मुर्गी का गोश्त तो मज़े से बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि कस्टमर जब आता है कीमतें सुनता है तो कीमतें सुनकर हवाइयाँ तोड़ जाती हैं और कस्टमर भाग भी जाता है। इनका कहना है कि कोरोना की सूरत हाल के बाइस फार्म हाउसेज बंद थे। रोजीना बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। टमाटर 140, अदरक 640 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार सदाकत से। जी सदाकत। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी की एक सब्ज़ी की दुकान पर, और अगर बात की जाए तो सब्ज़ी जो है इस वक्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्जियों की जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस वक्त अदरक जो है वो 640 रुपये किलो, इसी तरह टमाटर जो है ये 140 रुपये किलो हैं, आलू 80 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो, करेला 80 रुपये किलो, तोरी 80 रुपये किलो। यहाँ पर जिस चीज़ की भी बात की जाए, गोभी 60 रुपये किलो है। इसी तरह तमाम जो सब्जियाँ हैं ये महंगी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐलान के बावजूद कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक जामिया पैकेज दे रहे हैं, जामिया ऐलान कर रहे हैं, उसके बावजूद सब्जियाँ जो हैं उनके रेट कम ना हो सके बल्कि पहले से ज़्यादा जो है वो महंगी हो रही है। इसी तरह अगर फ्रूट की भी बात की जाए तो फ्रूट भी जो है वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रोटी 10 रुपए की हो गई है। झंग के नान भाइयों ने भी रोटी की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शराज बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी इस वक्त पंजाब भर की तरह रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया है। आटे की कीमतें बढ़ने के साथ ही रोटी की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, और इस वक्त तमाम फैसलाबाद के तंदूर एसोसिएशन, नान बाई एसोसिएशन और तंदूर मालिकान की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है रोटी की कीमतें बढ़ने के ऊपर? वसीम ज़बीउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 80% जो आबादी की रोटी खा रही है पूरे फैसलाबाद की, वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदूरों पे ही खा रही है, और बदकिस्मती से 20 बार आपके चैनल के तवासित से, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इस चीज़ को हम नुमाया कर चुके हैं कि मिलों वालों के पास वो कोटा नहीं है जो गवर्नमेंट ने ये किया हुआ था इनके साथ। वो कोटा ना अवेलेबल होने की वजह से कास्ट हमारी बहुत महंगी पड़ रही है, और महंगी कास्ट की वजह से हमारी लेबर और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला आटा 70 से 75 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, जिस पे पॉसिबल ही नहीं है कि 8 रुपये भी रोटी हम सेल करें। और माजरत के साथ प्राइस कंट्रोल की मीटिंग में भी बार बार ऐलान करने के बावजूद, दरखास्तें देने के बावजूद अभी तक कंसेंसस वो 6 रुपये वाला रोटी वाला चल रहा है। की कीमतें जो है बढ़ने जा रही हैं सर्दियों में, क्या कीमतें मजीद बढ़ेंगी रोटी की? जी, कीमतें भी बढ़ेंगी, और उसके बाद एक और अल्टीमेट हम आज आपको, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हमने ही ये सारा आटा 80% आटा जो आबादी का हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आटा प्लस गैस की शॉर्ट फॉलिंग हुई तो रोटी के 15 रुपए के साथ कन्फर्म है। डूइंग बिजनेस जो है बढ़ जाएगा, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, यही वजह है कि रोटी की शराज बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीर कत्ल केस में उमेर रुबाब चांडियों की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद न करने पर DG-FC बलोचिस्तान और DG रेंजर सिंध को नोटिस जारी कर दिया। IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमानत बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के इलाके मेहड़ में तोहरे कत्ल केस में उमर रुबाब चांडियों की दरखास्त पर समाअत हुई और अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर DG-FC बलोचिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत की जानब से कहा गया है कि DG-FC बलोचिस्तान जो है वो मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद नहीं कर रहे। इसके साथ साथ अदालत ने DG रेंजर सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया है। IG सिंध को भी आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अदालत की जानब से ये हुक्म दिया गया है कि मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद करके 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाए। DG-FC और DG रेंजर सिंध मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद करें। पुलिस ने अदालत को बताया कि DG-FC को मदद के लिए खत लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई नतीजा नहीं निकला। DIG हैदराबाद जो है अदालत में पेश हुए, तहम अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया कि उन्होंने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में अभी तक जो है वो पेशरफ्त क्यों नहीं की, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हमने मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लिया है। इमानत बहुत शुक्रिया आपका।
SECP کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ارسلان ظفر کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حکم امتناع میں 27 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے SECP کے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگنے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں SECP کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ارسلان ظفر کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حکم امتناع میں 27 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری ایک بار پھر سے شدید بیمار ہو گئے۔ ان کا ضیاء الدین ہسپتال کراچی میں علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے سابق صدر کو ہسپتال میں آرام کرنے کا مشورہ دیا، ملاقاتوں سے بھی گریز کرنے کی تلقین کی۔ تفصیلات دیکھیے آزاد نوہریو کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری شدید بیمار ہیں۔ سابق صدر کی گزشتہ رات طبیعت بگڑنے لگی تو انہیں فوری طور پر ضیاء الدین ہسپتال کلفٹن لایا گیا۔ سابق صدر کا طبی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے انہیں ہسپتال میں رہنے کا مشورہ دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے بیمار ہونے پر ان کی بہن رکن سندھ اسمبلی فریال ٹالپور نے شہید بے نظیر آباد میں عظیم بزرگ ہستی سخی جام داتار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے آصف علی زرداری کی صحت اور ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ سابق صدر آصف علی زرداری شدید بیمار ہیں، ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آزاد نوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ آزاد بتائیے گا۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت گزشتہ 2 روز سے انتہائی ناساز ہے، جس کے باعث سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت کراچی کلفٹن کے علاقے میں واقع ضیاء الدین اسپتال کے 4تھے فلور پر خصوصی وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو گزشتہ رات 8:30 پر جو طبیعت خراب ہونے کے باعث انہیں فوری طور پر یہاں اس اسپتال لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری اس اسپتال میں علاج کروائیں، ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹروں کے مشورے پر سابق صدر آصف علی زرداری نے رضامندی ظاہر کی اور ان کا علاج جو ہے اس وقت ضیاء الدین اسپتال میں جاری ہے۔ ان کے جو فیملی کے افراد ہیں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق کہ ان کے قریب رشتہ دار ہیں ان کی، اس کے علاوہ کسی کی ملاقات ان سے جو اس کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے طبی معائنہ روزانہ کی بنیاد پر جی آزاد، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں PTI رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اس کو یہ یقین دہانی چاہیے کہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے تو نہیں لگا دیا گیا، تو جو جس کمپوننٹ کا ذمہ دار ہے، ہم ان لوگوں سے یہ پوری امید رکھتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ کم سے کم وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس ٹارگٹ کا کتنا فیصد حصہ مکمل کیا، کتنے وہ آگے ہیں اور کتنے وہ پیچھے ہیں۔ میری یہ ٹیم جو میرے ساتھ یہاں نظر آ رہی ہے، جس میں میرے MPAs، ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر یہ بریفنگ نہ بھی ہو تو ہم خود محنت کر کے میڈیا کے ذریعے آپ بھائیوں کی مدد کے ساتھ اس شہر کراچی کے عوام کو کلی طور پر مطلع رکھیں کہ ترقی کیسے ہو رہی ہے۔ PTI رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ حکومت نے ایران سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کی اجازت دے دی۔ ترجمان وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق ایران سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے کی 1 ماہ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات وقاص عظیم سے جان لیتے ہیں۔ جی وقاص، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ایران سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے اور درآمد کنندگان کو 1 ماہ کے لیے ایران سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس سلسلے میں ان کو پرمٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان قیمتوں کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران سے ٹماٹر اور پیاز درآمد کیے جائیں تاکہ مارکیٹ میں قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ وقاص عظیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں، کراچی میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کورونا ہیلتھ الاؤنس روکے جانے پر سراپا احتجاج ہے۔
अमले का कहना है कि जब कोरोना मौजूद है तो अलाउंस बंद क्यों किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हस्पताल कुरंगी में मौजूद हैं। जी इरफान। बिल्कुल, डॉक्टर हो, पैरामेडिक स्टाफ हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, तमाम ने एहतजाज पर जाने के लिए अब तकरीबन कमर कस ली। और इस दफ़ा जो एहतजाज की वजह बन रही है वो ये कि जो तमाम मुलाजमीन हैं महकमा सेहत सिंध के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले, इनका रिक्स अलाउंस बंद करने का फ़ैसला किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से बताया जा रहा है कि अब जो मुलाजमीन को रिक्स अलाउंस दिया जा रहा था तकरीबन 17,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये की मद तक, तो वो बंद करने के जो बातें सुनी जा रही हैं पैरामेडिक्स को, उसके बाद इनकी जानिब से काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है मुलाजमीन के अंदर। उनका कहना है कि हुकूमत सिंध अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे, क्योंकि कोरोना अभी तक सिंध से ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि रिक्स अलाउंस इनका बंद किया जा रहा है, तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट कोरंगी हॉस्पिटल के, इनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा, अगर रिक्स अलाउंस बंद किया जाता है तो ऐसी सूरत में क्या अस्पताल बंद कर देंगे, क्या करें? हमारा मुतालबा ये है कि ये जो रिस्क अलाउंस है ये फिलफोर जो है वो बहाल किया जाए। अदरवाइज़ अभी तक हमने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, लेकिन हमारा आइंदा का जो लायामाल है वो ये होगा कि हम इब्तिदा के अंदर जो है वो 2 घंटे की जो है टोकन स्ट्राइक करेंगे। 2 घंटे के लिए हम पूरे सिंध के अस्पतालों को बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।